हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो मोशन रेस्ट्रिक्टेड था एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होगा। ये जो रेस्ट्रिक्शन है स्ट्रेट लाइन का वो हर केस में तो नहीं है। जैसे अगर सपोज करो आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमते हुए देखते हो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारा प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, अज्यूम करते हैं कि वो सर्कल में घूम रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। या फिर अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे बोर्ड के पास, मैं इस तरीके से इसको ऐसे किक करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट आपको पता है किस पाथ को फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसे जाके और ऐसे आएगा। अगेन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मोशन कैसा था? इस तरीके का मोशन था। या फिर हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है, तो ये भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन लेकिन जिसके पास भी रेस्ट्रिक्शन है, इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या? कि ये जो मोशन हो रहा है फिलहाल वो एक प्लेन में हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे किक करता हूं, तो ये पूरा का पूरा मोशन जो है वो इस प्लेन में हो जाएगा, इस प्लेन से बाहर नहीं आएगा, मतलब मोशन स्पेस में नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर सर्कल में कोई घूम रहा है, सर्कल अपने आप में टू डायमेंशन है ना, तो ये जो मोशन है ये भी टू डायमेंशन मोशन ही होगा, ये इस प्लेन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब ये प्लेन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो कोई सर्कल में ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो वो इस प्लेन में होगा पूरा का पूरा मोशन। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं वो मोशन इन अ प्लेन में देख रहे हैं, यानी कि ये टू डायमेंशन मोशन है। मोशन थ्री डायमेंशन भी हो सकता है। जैसे कि अगर सपोज करो आपके घर में कोई मच्छर है और उस मच्छर को आप देखो और उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, वो मच्छर स्पेस में कहीं भी भाग सकता है, तो उसका जो मोशन है वो एक प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वो स्पेस में कहीं भी जा सकता है, राइट। तो वहां पे वो स्पेस वाला मोशन हो जाएगा या फिर थ्री डायमेंशन मोशन होगा। हम थ्री डायमेंशन मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक और रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि बॉडी जो है वो सिर्फ एक प्लेन में ही मूव कर सकता है। हाँ, उस प्लेन में वो कहीं भी जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन से अब हम लोग आ गए मोशन इन अ प्लेन में। उसी तरीके से फिर फाइनली क्या होगा, बॉडी स्पेस में आ जाएगा, स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। अगर मोशन इन अ प्लेन को हमने स्टडी कर लिया, तो उसको फिर हम लोग थ्री डायमेंशन मोशन के लिए सारी चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मोशन इन अ प्लेन को स्टडी कैसे किया जाए? देखो, यहाँ पे अब तक जो है वेक्टर का कंसेप्ट हमने खास लाया नहीं था, लेकिन जब आप मोशन इन अ प्लेन की बात करोगे, टू डायमेंशन मोशन की बात करोगे, ठीक है, इसका और एक आध एग्जांपल हो सकता है। जैसे क्रिकेटर जो है बैट से अगर बॉल को इस तरह से मारता है, तो वो जो बॉल है वो इस तरह का मोशन परफॉर्म करता है। अगेन वो किसी ने एक प्लेन में ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। या फिर फुटबॉलर, अगर मैं किसी फुटबॉल को ऐसे किक करता हूँ, तो फुटबॉल भी इस टाइप का मोशन परफॉर्म करता है। अगेन दैट मोशन इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड इन अ प्लेन ओनली। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन या अभी जो मैंने मोशन बताया, वो सारे एक प्लेन में ही हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ईदर टू डायमेंशन मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। अब इस प्लेन वाले मोशन को स्टडी कैसे करें? देखो, यहां पे हम वेक्टर का कंसेप्ट लाएंगे। सही, अगर हमने क्या कौन सी चीजें स्टडी की थी, कौन से क्वांटिटी स्टडी किए थे मोशन के लिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सारी चीजें, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जाएगा? तो पहले तो हम बात करते हैं पोजीशन की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। बॉडी ने कितना पोजीशन चेंज किया, या फिर इनिशियल और फाइनल के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या इन शॉर्ट आपको डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि पोजीशन कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, तो ये जो पोजीशन में चेंज आया है उसी को हम मेजर करते हैं और जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अब मोशन क्योंकि एक प्लेन में हो रहा है, तो प्लेन के लिए हमको अब दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। और किसी पोजीशन को बताने के लिए, पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं और दो एक्सिस की जरूरत है इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए मोशन इन अ प्लेन को टू डायमेंशन मोशन भी बोला जाता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? चलो, अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। तो मान लो आपका जो बॉडी है वो इनिशियली इस पॉइंट पे है,
इस पॉइंट पे, तो ये उसका पोजीशन है। अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स बनाऊं मैं, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं देखूं तो ये डिस्टेंस आपका मान लो x1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका मान लो y1 है। तो मतलब फिलहाल मेरे पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन का कोऑर्डिनेट, वो x1 y1, मतलब वो x एक्सिस पे इतना दूर पे है और y एक्सिस पे इतने दूर पे है। अब इस पोजीशन को हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो ओरिजिन है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ये कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। दिस इज ए पोजीशन वेक्टर, आपके पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। लेट्स से कि इसको मैंने r1 बोल दिया, ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं मैं x1 y1। अब ये पार्टिकल यहां से मान लो कहीं और चला जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां आ जाता है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बदल जाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे देखो डिस्टेंस बदल गया। अब अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये यहाँ आ चुका है, तो इसको मैं x2 बोल देता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस x2, और वैसे ही यहाँ पे देखो तो ये y2, ठीक है। इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, पोजीशन वेक्टर। देखो अब पोजीशन वेक्टर भी बदल चुका है, तो ये आपका आएगा दूसरा पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ r2। तो r1 और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर r1, जब यहाँ पे आ गया तो इसका पोजीशन वेक्टर r2, राइट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट आप लोग को पता है कि क्या होगा। देखो यहां से लेकर यहां तक ये इसका इनिशियल पोजीशन मान लो a है और इसका फाइनल पोजीशन b है, तो a और b के बीच में अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये जो वेक्टर होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो ये वेक्टर है ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे नाम डिनोट कर देता हूँ डेल्टा आर। सो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर। अब एक काम करते हैं, इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, ये डेल्टा आर। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि तीन वेक्टर्स हैं, r1 वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और ये r2 वेक्टर। ट्राइंगल बना रहा है ना। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये तीनों वेक्टर्स में अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूं तो देखो वेक्टर r1 प्लस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू r2, वेक्टर r1 प्लस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू वेक्टर r2, ऐसा आ जाएगा। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, r1 वहां चला जाएगा तो ये डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो भी चेंज आएगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला r2 बार माइनस r1 बार, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। अच्छा, एक और चीज यहां पे ध्यान देना, इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमने यहाँ पे दो एक्सिस को चूज किया है, तो आप अपने मोशन को इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इनिशियली पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेस में, ये प्लेन में जरूर बोल रहा हूँ कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है, लेकिन इसका जो पोजीशन है मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग देख सकता हूँ। जैसे अगर मान लो ये पोजीशन यहाँ पे है पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये पार्टिकल इस पोजीशन पे है। दिस इज द पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस अगर पार्टिकल यहाँ है तो। और उसी तरीके से इनिशियल पोजीशन वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर पार्टिकल यहां पे है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है और वाई एक्सिस पे इतनी दूरी पे है, यहां पे इस पोजीशन पे, और उसके डिस्टेंसेस x1 और y1 जो कि ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है हम लोगों ने ना। जब पार्टिकल यहां से उठकर चला जाता है यहां पे, ओके, तो क्या होगा बताओ, एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन बदल जाएगी, ये देखो यहां पे, समझ में आ रहा है, और y एक्सिस पे इसकी पोजीशन यहां कहीं आएगी।
तो इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं कि पार्टिकल यहां से ए से बी तक गया, राइट। अब उसी को मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर पार्टिकल ए से बी तक जाता है इस प्लेन में, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल यहां से यहां गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल यहां से यहां गया। समझ में आ रहा है? तो आप एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अलग से निकाल सकते हो, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अलग से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं नाम देता हूं डेल्टा एक्स और इसको हम नाम देते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्लियर है। देखो यहाँ तक x2 है, ये x2 है ना, x2 यहाँ तक x1, इसका मतलब आपका डेल्टा x जो होगा वो x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन पोजिशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट का x कॉम्पोनेंट है। उसी तरीके से डेल्टा y कितना होगा बताओ। देखो यहां से यहां तक y2 और यहां से यहां तक y1, तो ये अगर y1 है यहां तक और यहां तक y2 है, तो डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1। समझे? तो आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है ये वाला, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का जो कंपोनेंट है वो डेल्टा एक्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट डेल्टा वाई है। अगर इस को वेक्टर फॉर्म में समझना चाहते हो तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं, इसको ध्यान में रखना। अब देखो एक काम करो, अब वेक्टर R1 देखो, अगर आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो, पोजीशन वेक्टर मैंने पढ़ाया है, वीडियो देख लेना अगर आपको याद नहीं है तो। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में अगर मान लो कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,5, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 पे है और वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 पे है। अगर इसका मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3, वाई एक्सिस के लॉन्ग 5, तो इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है R वो कैसे लिखा जाएगा बताओ। 3 एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3i कैप प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग 5j कैप, ऐसे ही होगा ना। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो R1 वेक्टर जो है, R1 क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो मैं R1 को कैसे लिख सकता हूँ बता दो जल्दी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1, तो मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप। उसी तरीके से R2 वेक्टर को क्या लिखूंगा बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, R2 इस पॉइंट के x2 और y2, इसका मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, अब एक काम करो, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला था बताओ, R2 माइनस R1। सो योर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, दैट इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। इन शॉर्ट x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब ये डेल्टा x या x2 माइनस x1 क्या है, डेल्टा x, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा x i कैप प्लस y2 माइनस y1 डेल्टा y j कैप, एंड दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r है, राइट, ये डेल्टा r, और डेल्टा x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस और डेल्टा y इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो ये y एक्सिस पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x एक्सिस पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा r है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर ऐसा हमको मिल गया है, इसको ध्यान रखना इस तरीके से आप, दैट योर डेल्टा r या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं बताओ। जैसे आपके पास एक वेक्टर है r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो, r का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ i कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस j कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, यही होता है ना मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहाँ पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डेल्टा r कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का
ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, आपको ये जो वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर, इन केस इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे, अगर उसका पोजीशन वेक्टर आर है और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, तो मैं इस पोजीशन आर को क्या लिख सकता हूँ बताओ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ? वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, या फिर बोल सकते हो आप डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। पोजीशन वेक्टर का अगर टी के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव निकाला तो ये आपको वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आर का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब देखो ये डेरिवेटिव का रूल है कि अब डेरिवेटिव आप बीच में प्लस है तो दोनों में डिवाइड बट जाएगा। तो इसका मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई कैप, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई जे कैप, ऐसे ही है ना, इन दोनों में बांट दिया। अब देखो dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको मैं dx बाई डी टी को vx लिख देता हूं, प्लस dy बाई डी टी को vy लिख देता हूं, और यहां पे vx का मतलब है dx बाई डी टी और vy का मतलब है dy बाई डी टी। ठीक है, vx मतलब स्पीड अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और vy मतलब वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस। तो अगर सपोज करो पार्टिकल, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, यहीं पे देख लेते हैं। अगर सपोज करो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो पार्टिकल इस तरीके से, इसके पास वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी को भी आप दो पार्ट में देख सकते हो। या तो आप ये बोलो कि ये जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में इतने स्पीड से जा रही है बॉडी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। एक यहां नीचे की ओर, इसको मैंने vx बोल दिया, और एक y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर की ओर vy बोल दिया। ठीक है, और ये vx और vy कैसे निकलेगा? आपका x का डेरिवेटिव और यहां पे y का डेरिवेटिव। मतलब ये कि अगर सपोज करो बॉडी इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से जा रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि बॉडी x एक्सिस के अलॉन्ग vx वेलोसिटी से जा रही है, और बॉडी y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर y एक्सिस के अलॉन्ग vy वेलोसिटी से जा रही है। तो हमने क्या किया? इस एक मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक x एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड कर दिया और दूसरा हमने y एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, और बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। देखो बॉडी जा तो ऐसे रही है, लेकिन हम उसको x एक्सिस के अलॉन्ग अलग से देख रहे हैं और y एक्सिस के अलॉन्ग अलग से देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर सपोज करो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी मैंने देखा, जैसे कि dx बाई डी टी कैलकुलेट किया, तो इसका वेलोसिटी आया मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में देखा तो वेलोसिटी आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू है vx का, ये वैल्यू है vy का, और ये आपका टोटल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहां जा रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉडी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, और ऊपर भी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। फिर ये दोनों टोटल मिला के 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और एक्चुअल में बॉडी यहां जा रही है। समझ में आई बात? तो हमने एक ही इस मोशन इन अ प्लेन वाले को क्या किया, दो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड कर दिया, एक जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है और दूसरा जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। आप एक्स एक्सिस को अलग से स्टडी कर लो और वाई एक्सिस को अलग से स्टडी कर लो।
क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करना ज़्यादा आसान है, तो हम प्लेन वाले मोशन को भी दो अलग पार्ट में, दो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड करते रहे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, इसमें एक और चीज, ये जो Vx और Vy है ये तो आपको पता है, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, जैसे बोल रहा हूं। तो यहां तो वेलोसिटी की बात हो गई। हाँ, इसका अगर सपोज करो आपको टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे बताओ? अगेन वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, तो आपको बॉडी का टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब वेलोसिटी तो आ गया, अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन भी ऐसे ही कुछ होगा। तो मान लो बॉडी का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देखो, जिस डायरेक्शन में बॉडी पे आप धक्का दोगे या जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो मान लो किसी ने बॉडी को इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया और बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसा आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी dv by dt। लेकिन हमारा वेलोसिटी क्या था अगर याद होगा तो? वेलोसिटी वॉज vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d by dt ऑफ vx i कैप प्लस vy j कैप, मतलब dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। अब देखो dvx by dt क्या है? dvx by dt को मैं ax लिख देता हूं और dv by dt को मैं ay लिख देता हूं। तो ये वैल्यूज यहां डालोगे तो आपका फाइनली एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा? ax i कैप प्लस ay j कैप। तो अगेन एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स आ गए। तो अगर बॉडी पर किसी एंगल पे एक्सेलरेशन लग रहा है तो आप ये बोल दो कि बॉडी इस एक्सेलरेशन के साथ यहां जा रही है, या फिर बॉडी पे इतना एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन ax है, वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन ay है और टोटल एक्सेलरेशन आपका a है। समझे? अगेन इस एक्सेलरेशन को भी हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग की स्पीड को इंक्रीज करेगा, मतलब vx को इंक्रीज करेगा। तो vx को इंक्रीज करेगा, इसलिए देखो यहां पे dvx by dt ax है। ay एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी के y एक्सिस वाला जो वेलोसिटी था vy, उसको इंक्रीज करेगा। तो फिर यहां पे dv by dt जो है वो ay आ गया और टोटल एक्सेलरेशन आपका a है। अगेन अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस इसका आपको मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग मोशन इन अ प्लेन के केस को डील करते हैं।